सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देखिए हमारे साथ कुछ खास, क्योंकि जब दो पत्रकारों के बीच खासतौर पर एक, चाहे हम राजनीतिक अनुभव की बात करें या फिर इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, या फिर एक ऐसा माहौल जहां पर दल बदल की राजनीति से लेकर, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से जो हम लगातार यहाँ देखते आ रहे हैं, आपको ही पता होगा कि राजनीति में एक बदलाव, खरीद फरोख्त की सरकार, या फिर देखा जाए कि आज जनप्रतिनिधि हमारे वोटों का किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर सरकार द्वारा मिलने वाली वो राशियाँ जो गरीब जनता तक पहुंचनी चाहिए वो कहाँ जा रहा है। तो आज दो पत्रकारों के बीच एक खास चर्चा होने वाली है, और इस खास चर्चा में मैं आपको इनका परिचय दे दूँ। आदर्श दुबे जी हैं, जो कि न्यूज़ नेशन और भी कई अन्य बड़े चैनलों में जो है तो काम भी कर चुके हैं। जैसे कि अनूपपुर ज़िले में अगर हम बात करें तो जी न्यूज़ लेकर के आने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति आदर्श दुबे जी यहाँ पर थे। आदर्श जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आज वर्तमान की राजनीति का जो परिदृश्य है इस क्षेत्र में, आप, क्योंकि एक अनुभव आप लोगों का रहा है, आप लोगों ने राजनीतिक जीवन में भी, और ख़ास तौर पर जो मीडिया लाइन का एक सिस्टम होता है उस सिस्टम पर आप लोगों ने काम किया, तो क्या अनुभव रहा है आपका खास तौर पर राजनीति को लेकर के? देखिए, राजनीतिक उतार चढ़ाव तो मैं 2004 से, जब कहा जाए कि मैं छात्र राजनीति में था और होश संभाल रहा था और वातावरण को और सामाजिक जीवन को देख रहा था, समझ रहा था, तब से देखते आया हूँ। बड़ी स्वच्छ और सरल राजनीति थी। लोग भी आपको आत्मीय स्वभाव के और व्यवहार के जैसे समझ में आते थे। राजनीतिक परिदृश्यता की बात करें और राजनीतिक माहौल की बात करें तो राजनीति में रणनीति जो है वो ज़्यादा हावी हो चुकी है, और राजनीति में रणनीति हावी होने का कारण भी आम जनमानस ही है। जब हम ऐसे व्यक्तियों पे भरोसा जताते हैं जो किसी न किसी तरह से गलत किया हो, इसने लोकतंत्र में किसी प्रकार का नुकसान किया हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक स्वच्छ लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको ठेस पहुंचाया हो, विभक्त किया हो, ऐसे लोगों को जब जनता साथ देती है तो कहीं ना कहीं देखिए परिदृश्य तो चेंज होते हैं। अब वो आत्मीयता जो राजनीतिक व्यक्तियों का अपने परिवार मतलब अपनी पार्टी से था वो ही नहीं बचा, तो उस परिदृश्य को हम कैसे आपके सामने बताते हैं। अब जो हितार्थी थे, कहते हैं हितार्थी, अपनी पार्टी का, अपने परिवार का, परिवार कहा जाता है पार्टी को अक्सर, और किसी भी परिवार में जब विखंडन होता है, जब वो टूटता है तो वो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन अब जो हितार्थी थे वो अब टिकटार्थी बन गए हैं। अब समझिए, जहाँ टिकट मिली, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और अन्य दल हो जो उस क्षमता में आते हैं, उस स्तर पे आते हैं जिस स्तर पे प्रतिनिधि चुनाव जीत सकता है, लोग चुनाव, राजनीतिक व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, वहाँ पहुँचने का पूरा प्रयास करता है। वो भूल जाते हैं कि जिसने आपको खाद दी, जिसने आपको बीज दिया, जिसने आपको पौधे से पेड़ बनाया, और आज जब फल मिलना है तब तुम उसी बागवान को और उसी बगीचे को छोड़ के चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं देखिए मौसम बदला है, मिजाज बदला है, और राजनीतिक जो माहौल है वो तो बहुत ही बदल गया, वो सबके सामने। जी देखिए, कहीं ना कहीं पर आज जो बातें लोकतंत्र की होती हैं, और ऐसा कि हमने इस छोटे से प्रोग्राम का जो एक हिस्सा है जिसे हम चुनावी तर्क वितर्क आज कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब आज आपसे हम चर्चा करने बैठे हुए हैं तो हमने इसका नाम रखा कि राजनीतिक मखौटा। आज देखिए, राजनीति में कई सक्षम लोग हैं जो कहीं ना कहीं पर दल बदल की राजनीति में भी सम्मिलित हैं और लोकतंत्र की बात तो करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई होती है? क्या वाकई में यहाँ पर लोगों ने मखौटे पहन रखे हैं, या फिर हम इसे कल्पना करें, सिर्फ एक कल्पना मान लें? देखिए, राजनीतिक मुखौटा क्या है? राजनीति आधार है, एक बहुत बड़ा आधार है समाज सेवा का। लेकिन अब वो जो आधार था, जो लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, बड़े बड़े नेता जो हुए, जो आदर्श पुरुष और महापुरुष माने गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने समाज को एक दिशा दी, दशा दी, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप राजनीति से समाज को किस तरीके से दिशा और दशा दे सकते हो, किस तरीके से आप खुद आदर्श प्रस्तुत कर सकते हो। समाज को एक बहुत बड़ा अंग होता है राजनीतिक व्यक्ति,
और सब मुझे तो लगता है राजनीति में आने वाला ही व्यक्ति यदि वो जनप्रतिनिधि बन जाता है, लोकतंत्र का सिपाही बन जाता है, लोग उसे चुन के लेके आते हैं, तो उसे सबसे पहले अपनी नैतिकता और जो विश्वास है जनता का उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन अभी का जो है जो माहौल है, जिस तरीके से लोग हैं, मैंने पहले ही बोला, हितार्थी की जगह टिकटार्थी हो चुके हैं, जो अपनी लोभ मोह माया और अपने महत्वाकांक्षी हैं, उसके लिए अब चुनाव लड़ते हैं। तो समाज का भला और समाज के लिए सोचना और बहुत अच्छे स्तर पर सोचना शायद मुझे नहीं लगता कि अब के लोगों में दिखाई देता है। जो हैं, जो आदर्शवादी हैं, जो स्वाभिमानी हैं, जो लोग समझते हैं कि किस दिशा में ले जाना है, उनको मौका नहीं मिलता। मौका चाहते हैं तो दिया नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है कि एक शब्द जो सोशल मीडिया में बहुत चलता है, शायद आपको भी पत्तल वाला जो है जी। छोटा सा प्रश्न था इसमें कि देखिए कि आज वर्तमान में लोगों ने अपने अपने नेता चुने, अपने अपने जननायक चुन लिए और लोगों ने नाम दे दिया विकास पुरुष और लोग कहा जाता है लोकप्रिय। क्या है तर्क इस पर? मैं जिसके साथ रहूँगा, ये मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ कि जिनके लिए आपने कहा उसके लिए बोलता हूँ। वो मुझे बड़ी गाड़ी में घुमा रहा है, बड़े बड़े मंत्रालय लेके जा रहा है, बड़े बड़े लोगों से मिला रहा है, सहयोग कर रहा है, आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहा है, वो लाभ दिला रहा है, तो उस पुरुष को वो क्या कहेगा? वो तो विकास पुरुष ही कहेगा ना। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, उसको रोका नहीं जा सकता। बात यदि विकास की कहें तो हम इस बात से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते कि किसी के सरकार में कार्य न हुआ हो। यदि कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी का मेंबर या फिर जनप्रतिनिधि कार्य नहीं करेगा तो जनता इतनी जागरूक है, उसको उस कुर्सी से उठा फेंकेगी। तो ये वाहवाही लूटना और सीना तानना कि हम विकास पुरुष हैं, तो पहले तो वो विकास पुरुष अपने विकास गिनाएं और दूसरों के विकास को अपने विकास का चोला न ओढ़ें। पहले ये बताएं कि उनके कारण, उनके प्रश्नोत्तरी के कारण, उनके बनाए हुए प्रस्ताव के कारण क्या हुआ। अस्पताल परिसर यदि बनता है, कांग्रेस की सरकार में स्वीकृति होती है। ये सड़क जो सामने हमारे घर के सामने बनी है, कोर्ट से लेके पूरी वेंकट नगर तक, 2019 में होती, भाजपा की सरकार थी, बिसाहूलाल जी आए भी नहीं थे। लेकिन उन्हीं के लोग सारा श्रेय दे देते हैं, इसलिए दे देते हैं कि भाई हमारा नेता खुश रहे। मैं नहीं कहता कि बिसाहूलाल जी में कोई कमी है, बिसाहूलाल जी अच्छे नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं, जनहितैषी नेता हैं, लोग उनको मानते हैं, विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं। पर 20 साल राजकुमार जी हो गए इस जिले को बने, और परिवर्तन करना हो तो मुझे नहीं लगता कि 2 साल या 3 साल बहुत कम है। पर 20 साल में क्या, आप खुद बताइए, क्या आपको जिला मुख्यालय दिखता है? क्या आपको जिले से जुड़े कई गांव, कई तहसील स्तर के गांव हैं, ब्लॉक स्तर के अंदरूनी गांव हैं, वहाँ सड़कें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं? आप ही ने कल वीडियो बनाई, बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। हाँ, NH में काम हुआ तो आप श्रेय मत लीजिए, स्टेट हाईवे में काम हुआ तो आप श्रेय बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि हम पत्रकार, हम जानते हैं वो कब स्वीकृति हुई थी। और स्टेट हाईवे में एक साथ लॉट में जो लिस्ट आती है कि इन रोडों को बनाना, वो हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि आपने शिलान्यास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि पूजन किया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। लेकिन वो श्रेय सरकार को जाता है, उस सरकार ने कई रोडों में काम किया है। पर आपके प्रस्ताव से, आपकी कही बात, आपके प्रश्नोत्तरी से कितने काम हो आप गिना के दिखाइए। तो विकास सभी करते हैं, और बाकायदा विकास पुरुष किसी को यदि कहा जाता है तो वो उनके ही परिक्रमावासी ज़्यादा इस नाम को लेते हैं। एक पत्रकार होने के नाते तो मैं अभी अनूपपुर में यदि दिया लेके ढूंढूं तो विकास पुरुष शब्द किसी के लिए नहीं फिट होता। देखिए, कहीं ना कहीं पर आज जैसे हमने कहा कि सरकारी पैसों को दुरुपयोग, जो कि जनता का ही पैसा होता है, जनता के माध्यम से टैक्स हो, किसी भी तरह से हो, सरकार तक जाता है और सरकार फिर उसी पैसे को जनता के बीच खर्च करना चाहती है। जैसे एक नाम दिया गया स्वेच्छा अनुदान राशि। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि स्वेच्छा अनुदान राशि की क्या स्थितियाँ हुई। अनूपपुर जिले के 3 विधानसभा सीटें और तीनों विधानसभा में लगभग देखा गया कि स्वेच्छा अनुदान राशि का दुरुपयोग किस तरह किया गया। इसके लिए आप क्या तर्क रखेंगे? राजकुमार जी, जब होशियारी की जो परिभाषा है वो बदल गई है। पहले जब होशियार शब्द कहा जाता तो वो कहता है वो होशियार है, वो समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा, गरीबों के लिए कुछ अच्छा करेगा। पहले राजा हुआ करते थे, राजा
राजा प्रजा के लिए सोचता था और राजा का काम होता तो प्रजा के हित के बारे में वो सोचे, वो काम करे। लेकिन आज का जो समय है, राजा सिर्फ अपने लिए सोचता है और अपने साथ जो परिक्रमा करने, मैंने पहले भी बोला, जो साथ में परिक्रमा कर रहे हैं, जो वाहवाही कर रहे हैं, जो झंडे गाड़ रहे हैं, जो उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, जो उनके साथ घूम रहे हैं, जो उनका काम कर रहे हैं, आज वो उनके लिए कर रहा है। क्यों? क्या प्रजा सिर्फ उनके लिए वही बची जो उनकी वाहवाही कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनकी बड़ाई छाप रहे हैं और जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल इस बात को आज के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि यदि आपने विधानसभा चुनाव जीता है तो आपको ये नहीं देखना है कि दुलहरा ने मुझे वोट नहीं किया कि फुनगा से मुझे कम वोट मिले। आप पूरे विधानसभा के लोग हो जाते हैं। स्वेच्छानुदान जो राशि सरकार के शासन की जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है, वो उन लोगों को देने के लिए है। बहुत छोटी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम नहीं होती, बहुत अधिकतम 10,000 15,000 तक दे सकते हैं। उस पर आज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना अधिकार समझते हैं। उनको लगता है कि मैं उनको खुश रखूं जो मेरे नाम का झंडा गाड़ते हैं, मेरे नाम के जिंदाबाद लगाते हैं, मेरे नाम का नारा लेते हैं। दरअसल जो मनसा है उस मनसा को कभी पूरा नहीं किया जा रहा। खासकर अभी मौजूदा स्थिति में आपने देखा होगा, काफ़ी खबरें चली, हमने खुद खबर चलाई, बड़े बड़े लोग जो करोड़पति हैं, अनूपपुर के भी बड़े नेताओं के लड़के, पुत्र पुत्री, बहू, भाई, इन लोगों को वो स्वेच्छा नहीं। क्या जरूरत है? करोड़ों उनके खाते में खुद हैं, लाखों रुपए उनके खातों में खुद है। उनको क्या जरूरत है 10,000 15,000 25,000 की? जो नेता यहाँ पदाधिकारी हैं उनके खाते में उनके भाई, उनके रिश्तेदारों के नाम पे दी जा रही है। जरूरत थी कोरोना काल में, एक आपको खुद पता है बड़ी मार्मिक स्थिति बन चुकी थी। जो दिहाड़ी लोग थे, वो जो लोग दान कर रहे थे और जो स्वेच्छा से भोजन पहुंचा रहे थे, उनके दम पे वो जी रहे थे। जो ठेले लगाते थे, जो दैनिक मजदूरी करते थे, वो स्वेच्छानुदान की लिस्ट तैयार होती और आप इतने समाज के हितैषी हो और जो सब आपने बोला, इतने बड़े पुरुष हो आप, तो आप लिस्ट बनाते, चुनते और उनके घर जाते, उनको बुलाते, घर जाते और जरूरत के हिसाब से आप स्वेच्छानुदान राशि बांट। आपने पूरा बंदर बांट कर दिया पूरे राशि का। यहाँ तक की मैं बात आपको बता रहा हूँ, अभी सर्व शिक्षा अभियान में जो ताला लगा, कलेक्टर साहब ने ताला लगाया, किस कारण से लगाया मैं आपको बता रहा हूँ। जो इतना दबाव बनाया गया सर्व शिक्षा अभियान के डीपीसी के ऊपर, और जो काम होने थे वो बाकायदा आप विशेष जो हैं अभी उनके चुनिंदा लोगों को मिला। आरएस में इतना दबाव है, सारे नेता वहां खड़े रहते थे, वहां के अधिकारियों को इतना दबाव था, सारे काम उनको मिलने चाहिए। और काम कैसा? ठीक है, मिलना चाहिए, चलो आप ले भी ले, आपकी सत्ता सरकार। डैम उड़ रहे हैं, पुलिया उड़ रही हैं, जहां रॉड लगना वहां तुम बांस से ढलाई कर रहे हो। जहां 40 mm गिट्टी डालनी है वहां आप वहीं का पुल का पत्थर उठा के, साइड का पत्थर उठा के डाल रहे हो आप। अब रेत की जगह मिट्टी डाल रहे हो आप। तो किसको मैं जानते ऐसी बात करूं यार, क्या बोले? अरे वो जो पुल बन रहा था जनता के आवागमन के लिए बन रहा है ना, डैम बन रहा है तो वाटर सेट के लिए बन रहा है, पानी को रोकने के लिए बन रहा है। तो ठीक है, आप काम कर रहे हो, जितना काम का परसेंट जो बनता है, जो प्रतिशत आपका बनता है, आपने पंचायतों में दबाव के नेतागिरी करके तो आपने काम ले लिया। लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि आपकी सरकार है, आप खुद काम कर रहे हो, नेता हो, क्या जनता वो सब नहीं देख रही है कि आप जो उनके हित के लिए जो चीजें आई हैं उसमें आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, दबाव बना के काम ले रहे हो, पंचायतों को काम नहीं करने दे रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्वेच्छानुदान का मुद्दे से थोड़ा सा अपन वो हो गया। स्वेच्छानुदान, स्वेच्छा से अनुदान करना, और अनुदान किसको किया जाता है? जिसको जरूरत हो, जिसको जरूरत हो अनुदान। तो वो तो स्पष्ट है, खबरें चलाएं कि अब जो हमारे साथ घूम रहा है, जो हमारे साथ रह रहा है उसको दे दो, बाकी जो जरूरतमंद है उसको किनारे करो। और भी प्रश्न है यहाँ पर। वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि आए गए, आना जाना चलता रहता है, सरकारें भी आएंगी जाएंगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक इन्हें वो सरकारी स्कूलें नहीं दिखी जो जर्जर होती हैं, वो अस्पताल नहीं दिखे जो कहीं ना कहीं पर आज जो है तो भवन तो बन गए लेकिन उनकी आवश्यकताएं कहीं ना कहीं पर रिक्त रह गई। ये बहुत अच्छा सवाल है राजकुमार जी। कभी कभी क्या है, सामाजिक व्यक्ति जो होता है, जो सोचता है, उसको पीड़ा भी होती। देखिए बुनियादी चीज़ें हैं,
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सरकारें कोई, मैं किसी सरकार के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता। जो एक पृथ्वीराज चौहान की कुर्सी थी, जब उसमें बैठता था राजा, तो जो भी रहा हो, चोर रहा हो, डकैत रहा हो, अपराधी रहा हो, लेकिन वो सच बोलता था, न्याय करता था। आज ये कुर्सी है जिस पे हम बैठाते हैं, हमारी जनता बैठाती, पता नहीं क्या हो जाता है। बड़े धार्मिक होते हैं, बड़े सामाजिक होते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों के मरने में जाते हैं, लोगों के जन्म लेने में जाते हैं, लोगों के वैवाहिक कार्यक्रमों में जाते हैं, सब में जाते हैं, बहुत शानदार काम करते हो। जैसे ही उनको वो गद्दी मिलती है, वो वही काम करने लगते हैं और जो रियल में सामाजिक काम से भटक जाते हैं। जो आपने बात कही, मैं ये देखिए, तो मैं साफ साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ, चाहे जो मुझे लोग कहें। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम बहुत हुआ है मध्य प्रदेश में। हम लोग रीवा जाते थे, सड़क अभी फिर से बन रही, एक बार तो मजा ले चुके सड़क का, फिर से बन रही, फिर ले रहे हैं। अभी मैं पचमढ़ी गया तो पचमढ़ी तक पूरी सड़क मुझे हाईवे मिली, बहुत अच्छा है। भोपाल में है, आप इधर चले जाओ, हर जगह सड़कों में काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है। अच्छा, मैं अपना एक घर है, इसको बहुत बड़ा बना दूं और इसमें लोग ना रहें तो ये कैसा रहेगा? एक दिन भूतिया बन जाएगा, मतलब एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ये खंडहर जैसा दिखेगा, अंधकारमय हो जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दे रहे हो आप, लेकिन सीट्स, जैसे स्वास्थ्य की बात करो, डॉक्टर्स की कमी है। आज 2-3 दिन पहले ही, मतलब मैं काफ़ी पूछता रहता हूँ विभाग में, शिक्षा विभाग में, मैं पूछा कि ये बताइए कि आपने कितने हाई स्कूल हैं जिसकी बिल्डिंग नहीं है। तो मुझे जो विभाग से जानकारी, वो 40 ऐसे स्कूल हैं, हाई स्कूल। तो स्कूल चल रहे हैं? हाँ, स्कूल चल रहे हैं, प्राइमरी में चल रहे हैं, मिडिल में चल रहे हैं। अब हाई स्कूल की स्ट्रेंथ आप क्या लेते हैं भाई? यदि कोई 10वीं में बोर्ड जैसी उस कक्षा में पढ़ रहा है, उसको वहाँ के आसपास के गांव, वहाँ वैसे भी हाई स्कूल हर गांव में तो है नहीं, हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी, वो 4-5 गांव के बीच में है या 3 गांव के बीच में है, लगभग ऐसे ही हैं। तो वहाँ ही बिल्डिंग नहीं, तो वो बच्चे कैसे करें? तो कह दिया जाता है तुम घर से पढ़ के आना, और शिक्षक भी आराम से रहते हैं। तो आप जो बुनियादी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करोगे भाई, पैसा आपने ले आया, कर्ज ले आया, जैसे भी ले आया, जो भी व्यवस्थाएं, वित्तीय व्यवस्था, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर दिया, रोड बना दी, सब कुछ। लेकिन अभी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिससे कहते हैं कि यदि बच्चा पढ़ा नहीं है तो समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो अपने आप को नहीं, पूरे समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता, अपने आप को नहीं बढ़ा सकता, परिवार को नहीं बढ़ा सकता, देश को क्या आगे बढ़ाएगा? तो जब वो अच्छे से शिक्षा ही नहीं ले पाएगा तो आगे करेगा क्या? स्वास्थ्य की स्थिति, मैं उसमें पढ़ रहे थे, मतलब फेसबुक वगैरह में, सभी सोशल मीडिया में, कि सीटी स्कैन लेके आए। अरे मुझे तो लगा कि मैं तुरंत जाऊं और बैंड बाजा वालों को बुलाऊं और लेके निकलूं और तालियां बजाऊं, खूब खुश हो जाऊं। अजीम प्रेम जी जो वहाँ हैं, हमारे जो एक वो हैं, बड़े व्यवसायी हैं, लगभग उन्होंने पूरे और ऑक्सीजन प्लांट जो दिया है, वो ऑक्सीजन प्लांट को बोल रहे थे कि यहाँ से हुआ, अजीम प्रेम जी ने दिया है। और सिटी स्कैन मशीन लगभग मध्य प्रदेश के हर जगह लगी है, और सिटी स्कैन मशीन को सबसे ज़्यादा मांग करने वाले, सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाले थे पत्रकार, यहाँ सामाजिक लोग। उनकी बात किसी ने नहीं की, क्योंकि पत्रकारों से उनको कोई फायदा नहीं है, और पत्रकारों से फोटो खिंचा लेंगे तो आज इनसे मुलाकात हुई, लिखने का मौका भी नहीं मिलेगा और बहुत वाहवाही भी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा सामाजिक लोगों ने, पत्रकारों ने आवाज़ उठाई। यदि मैं कहता हूं इतनी ही जिम्मेदारी आपके पास है, इतना सोचते हैं आप जिले के लिए, तो सोनोग्राफी मशीन आज सालों से पड़ी है, और उसी के इर्द गिर्द जो अस्पताल खुले हैं, क्लिनिक, वहां सोनोग्राफी मशीन चल रही है, बाकायदा अंदर से सेटिंग करके उनके यहाँ सोनोग्राफी के लिए भेजा जाता है। सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है, उसका टेक्नीशियन नहीं है, उसका डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इस पे एक सबसे बड़ी कमी है ना, देखिए क्या होता है कि हमने बहुत सारे कानून देख लिए, बहुत सारे नियम हमारे सामने होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कई सारी चीज़ें देखते हैं, सेक्शन की बात तो करते हैं। अब जब उस सेक्शन में हम जाते हैं तो कहीं पर ये बताइए कोई ऐसा कानून बना क्या कि जो भी व्यक्ति आज चाहे किसी सरकार का एम्प्लॉय हो या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हो, जो है विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, हम कहते हैं क्यों ना इनके बच्चों का, इनके परिवार का इलाज उसी अस्पताल में जो हो जो इनके क्षेत्र में है, और क्यों ना ये अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजें, तब इनको शायद व्यवस्थाएं समझ में आए कि चल क्या रहा है। ये तो खुद के विचार हैं। देखिए, यदि प्राइवेट अस्पताल खुले हैं तो लोग जाते हैं,
ये कई ऐसे आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी कि कई मंत्रियों जैसे अटल जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराए, उन्होंने भारत में उन्होंने इलाज कराया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया, एम्स में इलाज कराया उन्होंने। तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने एम्स में इलाज कराया, विदेश नहीं गए इलाज के लिए। ये तो एक समाज को संदेश है कि जो हमारी व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको हमने इतनी दुरुस्त करके रखा है कि देखिए हम भी वहाँ जाते हैं। अब जाओ ना आंगनवाड़ी में खाना खाओ, जाओ ना प्राथमिक स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन उसमें बैठ के खाना खाओ, जाओ ना वहाँ निरीक्षण करो। घर बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए और जाके शिलान्यास कर दिए। अरे विधायक बनाया है हमने, आपको 5 साल के लिए नौकरी दी है। एक सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी, नहा धो के तैयार होता है, 9 बजे जाता है और 6 बजे घर आता है, 2 बजे लंच करता है। और आप अपने कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हो, राजनीतिक पार्टियों की बैठकें लेते हो, और जहां से आ जाता है कि हाँ यहाँ भूमि पूजन होना, सरकारी जो काम है शिलान्यास कर दिया, वाहवाही लूट ली, हमने करवाया। अरे आपने एक प्रस्ताव तक नहीं दिया, वो विभागीय प्रक्रिया है जिससे हुआ, आपने कुछ नहीं किया। पुल बनना था वहां, सड़क वहां बननी थी, चूंकि नहीं थी। विकास होना है वो होगा, वो निरंतर प्रक्रिया है। तो ये जो चीजें हैं ये तो खुद की नैतिकता है। सबसे पहले सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत करो, जो लचर हैं उनको खत्म करो, और समाज को एक संदेश देने के लिए कि देखिए आप जिस पे आरोप लगाते हैं, जिन दवाइयों को आप सोचते हैं कि वो गुणवत्ता से कम है, उन दवाइयों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। नहीं तो जनता के देखिए आज तो ये तो देखिए विचार की बात है, ये तो जागरूकता की बात उस नेता की। एक चीज़ तो और भी है ना, जैसे आप नेताओं की बात अगर कर रहे हैं तो नेता तो हमारे ये मैसेज देते हैं, जैसे हमने सोशल मीडिया में एक बात लिखी, एक वोट की कीमत, और दूसरी तरफ कि आज क्या वाकई में लोकतंत्र की व्यवस्थाएं जिनको हम लोकतंत्र कह रहे हैं कितनी रह गए। तो लोगों के कमेंट जो है तो इस तरह के आते हैं नेताओं के कि जैसे आपको ही पता है किस तरह के विचार रखे जाते हैं। तो क्या जनता इनसे मांगने जाती है? नहीं, बिल्कुल जनता क्यों मांगने जाएगी। देखिए एक और परिस्थिति की बात करते हैं अपन। आप एक पुलिस अधिकारी कैसा चाहते हो? बेहतर हो, क्षेत्र के लिए जो है तो उसकी शारीरिक स्थिति कैसी हो? वो भी अच्छी होनी चाहिए, दौड़ सके, जा सके। एक आप कलेक्टर कैसा चाहते हो? यंगेस्ट हो, काम करने में करे, दौड़ सके, हर चीज़ करे। एक आर्मी का जवान आप कैसा चाहते हो? हर प्रक्रिया में वही लागू होता है, हर चीज़ आप अच्छा चाहते हो। अब विधायक अपना कैसा चाहते हो? भी अच्छा चाहिए हमें, वो भी दौड़ सके, जा सके, सदन में बात रख सके, चिल्ला सके, कह सके, मुद्दों में खड़ा हो सके, बोल सके। यहाँ कुछ और कहा जाता है, देखिए अगर आप बताइए, बोल सके, युवा हो, समझदार हो, वो अपनी बात रख सके। यदि कहीं ऐसे कुछ बात स्थिति आ जाती है तो लड़ सके। कभी कभी प्रशासनिक लोग भी जब कमजोर पड़ता है जनप्रतिनिधि तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी दम से बात रख के उसका सामना कर सके और सही चीज का सही न्याय दिला सके। तो व्यक्ति शारीरिक रूप से कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। बौद्धिक रूप से कैसा होना चाहिए? उसमें भी स्ट्रांग। चलिए अभी की बात करते हैं। हमारे जो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, देखिए जो सामने है, बौद्धिक क्षमता हमारे अनूपपुर विधानसभा के जनप्रतिनिधि की क्या है? वो तो मीडिया के माध्यम से कई बार। नहीं, आप बताइए, आपने किस किस समाज के लिए क्या कहेगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। महिलाओं के लिए उन्होंने बोला, शायद पता है, उसमें कोर्ट तक में चला, रखेल जैसा शब्द बोला कि नहीं बोला? ठाकुर महिलाओं, सामान्य महिलाओं क्या बोला? पकड़ पकड़ के निकालो। क्या बौद्धिक क्षमता है? एक जनप्रतिनिधि का पिस्तौल निकालना बौद्धिक क्षमता है? किसी के समय कहीं भी कुछ भी बोल देना, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अब आप नहीं बोलोगे। या मुख्यमंत्री को भोपाल से माफी मांगनी पड़ी और इनको चेताया कि तुम भी मांगो, और एक बार तो 3-3 बार इन्होंने यही सब किया। तो जब बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए, शारीरिक क्षमता की स्थिति बताइए आप क्या है? तो विकास पुरुष थे, हम कहते हैं देखिए समय है, परिवर्तन है, समय है, परिवर्तन है, और परिवर्तन कड़ी है समाज की, व्यवस्था की। परिवर्तन मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखो, पब्लिक को भी कह रहे हैं कि कौन सी सरकारों ने क्या काम किया, आपको सब पता है, टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है। मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, मैंने तो एक जनप्रतिनिधि की कार्य क्षमता पे बात की। कौन अच्छा हो सकता, कौन नहीं हो सकता, ये तो जनता को खुद समझना है।
लेकिन अभी जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई, क्या एक जन प्रतिनिधि को शोभा देता है? तो जनप्रतिनिधि को बहुत सारी चीज़ के, क्योंकि उनसे लोग सीखते हैं, उनके कर कदमों में चलते हैं, उनसे एक ज्ञान लेते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि आप एक समाज के बहुत बड़े मार्गदर्शक हो, तो सही मार्ग चुने, सही दिशा चुने, सही बातें कहें। तो आजकल बहुत जो बौद्धिक जो क्षमता है वो बहुत धीरे धीरे राजनीतिक लोगों में कम होती जा रही है। आपसी भावनाएं जो हैं आहत करने की जो प्रेरणा है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सुविधाओं की जहाँ तक बात आपने कही है, तो अब मुझे तो एक टॉपिक में इसमें स्पेशल मैं बात करूँगा। जो 50,000 पा रहा है, जो 1 लाख रुपए पा रहा है, जो सरकारी कर्मचारी और रोजगार में है, वो आंदोलन कर रहा है कि मुझे और चाहिए। पर जो MBA, LLB, MSc, BBA, MCA, BCA, डिफॉर्मा, माइक्रोबायोलॉजी, BCom, BSc का जो युवा बेरोजगार बैठा, वो आंदोलन नहीं कर रहा, वो नौकरी नहीं मांग रहा। आंदोलन कौन कर रहे हैं, भी तो देख लो आप। मांग कौन कर रहा है सरकार से? जो नौकरी में है, जो रोजगार में है, वो कह रहा है मुझे इतने % ये बढ़ाया जाए, मुझे स्वायत्त दिया जाए, मुझे परमानेंट किया जाए, मुझे और सुविधाएं दी जाए। वो आंदोलन कर रहे हैं। विडंबना देखो, वो तो चुप बैठे हैं, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, वो चुप हैं। हाँ, कहाँ हो तुम बेरोजगार? कहते बेरोजगारी बेरोजगारी। विपक्ष की बात करता हूं। विपक्ष कमजोर है तो लोकतंत्र कमजोर है। जब तक आप उंगली नहीं उठाओगे सत्ता पक्ष पे, जिम्मेदार पे, तब तक वो नहीं सुधरेगा और ना ही सुधारने की कोशिश करेगा। विपक्ष का काम पत्रकारों को करना पड़ रहा है। अब पत्रकार बोल दे तो विरोधी हो जाती, लिस्ट बन जाती है। 20-20, 21-21 रिपोर्टर्स की लिस्ट बन गई कि इनसे बात मत करना, क्योंकि वो सत्ता से पूछ रहा है, या फिर उन लोगों से पूछ रहा है जो तुम गलत बोल रहे हो। तो वो ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष को लगता है कि उनसे कोई सवाल के उनके पक्ष में बोले, हम विपक्ष हैं, तो विपक्ष की भी तो गलती है। यदि विपक्ष मजबूत नहीं है तो जो पक्ष है वो हमेशा हावी रहेगा। तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। वो काम समाजविद, पत्रकार, अधिवक्ता, जो समाज से जुड़े लोग, वो लोग कर रहे हैं। तो जो जिम्मेदार है वो आंख मूंद लेगा तो स्वाभाविक बात है, सामाजिक व्यवस्था तो बिगड़ेगी। देखिए क्या है कि आजकल जो है तो अब सिस्टम भी हो चला है कि सच बोलने वाला जो है तो ठोकरे खाता है। और कहीं ना कहीं पर आज अब हम लोग तो क्या सवाल जवाब करने बैठे हैं, तो सवाल जवाब के माध्यम से हम भी चाहते हैं कि जनता अगर कुछ देखे तो शायद कुछ सीख जाए, या हो सकता है कुछ परिवर्तन का माहौल बने, या फिर हो सकता है एक नई दिशा की शुरुआत हो जाए, एक नई अच्छी पहल के साथ जो है तो कुछ नई व्यवस्थाएं आए। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा चलती है और दूसरी तरफ कांग्रेस अभी जन आक्रोश यात्रा लेकर के आ रही है। जनता का क्या फायदा है इसमें, अब कहाँ है जनता? लाती ना कांग्रेस जन आक्रोश, व्यापम के समय क्यों नहीं लाई? रेत के समय क्यों नहीं लाई? इतना बड़ा पटवारी वो हुआ तब नहीं लाई। महंगाई बढ़ी तो नहीं ला रही है। चुनाव आते समय ही सारी चीजें क्यों उनको मुद्दे याद आते हैं? जनता पिसते रहे, बोलते रहे, लास्ट में अंतिम जब समय आता है तब इनकी रैलियां निकलने लगती, इनके नेता निकलने लगते हैं, इनको सारी चीज दिखाई देने लगती है। अरे बाप रे, क्या क्या हो रहा है, आमजन बहुत परेशान है, आक्रोश है। अरे कितने दिन जनता को पता रहता आक्रोश है, और लाडली बहना ने आधा आक्रोश खत्म कर दिया। अब मुफ्त की पंजीरी कहते हैं, बांटते हैं, कांग्रेस कहती है मुफ्त की पंजीरी बांटते हैं। तो भैया मुफ्त की पंजीरी का विरोध करो ना। तुम क्या बोलते हो? तुमने छोटा पैकेट दिया पंजीरी का, हम बड़ा पैकेट लेके आ रहे हैं। तुम 1250 दे रहे हो, 2000 दोगे, हम 3000 देंगे। अब भाजपा 3000 बोलेगी तो कहेंगे 5000 देंगे। तो भैया वो छोटा पैकेट बांट रहे, तुम बड़ा पैकेट की बात कर रहे हो, और उधर विरोध भी कर रहे हो कि पंजीरी और रेवड़ी क्यों बांट रहे हो। वो पौवा भर रखे हैं रेवड़ी, तुम तो 1 किलो लेके बैठे हो। ये भी तो देखो आप। तो नैतिकता और सिद्धांत और जो रियल में होना चाहिए काम। अच्छा, अब लोग कह रहे थे रियल काम क्या होना चाहिए, सब लोग कहते बोले यार तुम ही बता दो, नेताओं को नहीं पता। आज मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वो वार्ड नंबर 9 है।
यहाँ लगभग जो मुझे पता है 800 से 1000 बहनों को 1000 रुपये मिल रहा है। कोई गलत नहीं है, बहनें हैं, बड़े लोग भी ले रहे हैं, जिनके यहाँ अच्छी खासी तनख्वाह है, लाख लाख रुपए, वो भी ले रहे हैं। इस पे काम ये हो सकता था कि आज जो शासन की जो कड़ी है उस पे वार्ड स्तर तक कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये सारे लोग यहाँ रहते हैं। गांव में ग्राम मित्र तक बन चुके हैं, रोजगार सहायक है। तो एक एक वार्ड में आज सरकार के नुमाइंदे वहाँ हैं। आप स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं कर सकते थे? मुझे नहीं लगता ऐसे घर में कोई महिलाएं होंगी जिनसे स्वेटर बुनते नहीं बनता, जिनसे ड्राइंग करते नहीं बनता, जिनसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में चीज़ें बनाते नहीं बनती। हो सकता है और कुछ सारी चीज़ें एम्ब्रॉयडरी करते बनता है, ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, सिलाई करती हैं। उनकी कम्युनिटी बना के वो पैसा देते तो वो स्वाभिमान का पैसा कहलाता और उनको भी लगता कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं। और उसको आप, यही सरकार उसको रोजगार में डालती कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, तो जो आपके बेरोजगारी के जो आंकड़े वो भी कम होते हैं। और धीरे धीरे उसी पैसे को, उसी सामान को जब आप मार्केट में अपने शासकीय दुकानों में उसको रखते, उसका एक सही कीमत रखते, लोग खरीदते, तो प्रॉफिट उन महिलाओं को भी होती, रोजगार सृजन करते आप 10 लोगों के बीच में एक को। तो रोजगार सृजन करने के लिए मुफ्त की चीज़ें बांटना तो दोनों सरकार के, मुझे नहीं लगता, एक सही योजना बना के काम करना चाहिए। दरअसल चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जो जितना दे रहा है लोग ले भी रहे हैं, महंगाई बहुत है, यदि 1000 मिल रहा है तो चलो कुछ तो आ ही जाएगा, ये भी सोच रही जनता जी। क्या है, भरपेट थाली और भरपेट भोजन की बात जो है, देखिए अभी 5 रुपये वाली योजना भी चालू हो गई है और उसके साथ जो है, तो मैं चाहूँगा कि क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, एक अंतिम मैसेज जो कि कहीं ना कहीं पर एक अच्छे संदेश की तरह जो है तो लोगों के बीच जाए, इससे कहीं ना कहीं पर, क्योंकि आज लोकतंत्र की बात होती है और लोकतंत्र कहाँ है ये लोगों को समझना चाहिए। एक वोट की कीमत क्या होती है ये लोगों को समझना चाहिए कि वाकई में जो है तो एक वोट हम देते क्यों हैं। देखिए, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, जितना मैं समझदार हूँ, उस हिसाब से बात करूँगा। समझदार साहब है जो हमारे आरबीएन नेटवर्क है, राजकुमार विश्वकर्मा, जिनको बहुत लोग देखते हैं और बहुत दर्शक समझदार हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। हम लोग भी कभी कभी गलतियाँ करते हैं तो नीचे लिखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि निंदक नहीं राखी आंगन कोटी छवाए। तो ये बात तो सही है कि आज सभी जागरूक हैं और जो मुझे कह रहा हूँ उससे बहुत कुछ ताल्लुक़ भी रखते हैं उस बातों से। हो सकता है कई लोग ताल्लुक़ ना रखें, तो पक्ष विपक्ष दोनों होता है। सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि इस सोशल मीडिया में चल रहे मैसेज और जो अफवाह हैं, एक समय में सभी ने काम किया है। इस ज़िले को 4 बार कैबिनेट मंत्री मिला है। इस ज़िले को ज़िला बनने के बाद तो 2 ही बार मिला, बिल्कुल 2 बार मिला। जय सिंह मरावी जी रहे मंत्री और पिसाऊ लाल जी अभी, लेकिन 4 बार तो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन को अनूपपुर में मिला है। अनूपपुर नगर मुख्यालय में आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ? क्या वो सारी चीज़ें हैं जो एक जिला मुख्यालय में होनी चाहिए? क्या आपका जनप्रतिनिधि उस जगह पहुंचता है जहां सामुदायिक लोग हैं, जहां कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, क्या वहां पहुंच के उनकी समस्या सुनता है, उन पे ध्यान देता है, जो उनकी ज़रूरत है उसे व्यक्तिगत रूप से जाके शासन को संज्ञान में देके क्या उनको बताता है, क्या समझाता है? क्या भाई बेटे की तरह आपके साथ रहता है? क्योंकि विधायक आप चुनते हैं क्योंकि वो आपकी समस्या सुन सके। कांच चढ़ा के क्या गाड़ी में ही घूमता है या किसी भी समस्या पे अपने घर बुलाता है? आपके पास नहीं आता। आपका नेता आपके घर में होना चाहिए, आपके द्वार में होना चाहिए, हर समस्या में आपके साथ खड़ा होना चाहिए। तो इस विशेष चीज़ को ध्यान रखें और इस बार जब वोट दें तो बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि आप एक दिन के लिए वोट नहीं देते हैं, आप वोट 5 साल के लिए देते हैं और आपका एक वोट 5 साल आपको या तो सुखद अनुभव देगा या उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। धन्यवाद। बाकी आप खुद
होशियार हैं। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास चर्चा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पर जो है तो आज वाकई में अगर हम वर्तमान की लड़ाई को अगर लड़ रहे हैं, और वर्तमान की लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है ताकि हमारा भविष्य सुनहरा हो सके, क्योंकि हम आने वाले समय में अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो शायद हो सकता है उस भविष्य को जो है तो हम गर्त में देखेंगे, और आने वाली युवा पीढ़ी हमारी ना तो कुछ सीख पाएगी ना कुछ कर पाएगी। एक तो ऐसे ही सोशल मीडिया के दौर में जो है तो एक तरफ अश्लीलता का परिदृश्य, तो दूसरी तरफ भ्रामक जानकारियाँ जो कहीं ना कहीं पर हमें क्षेत्र से बहुत दूर ले जा रही हैं। तीसरी तरफ आज देखते हैं आपकी जनप्रतिनिधियों की जो चकाचौंध है। आज महज कहा जाए कि कुछ ठेकेदार, कुछ ऐसे कार्यकर्ता जिनको लगता है कि नहीं मेरा नेता बहुत महान, मेरा नेता बहुत महान, तो वो उनके पीछे घूम रहे हैं और सिर्फ वही इस बात को रखते हैं कि कौन कैसा है। लेकिन ये अगर हम आम जनता को लेकर के ये बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें हमारी सूझबूझ, बुद्धि, विवेक और जो हमारे क्षेत्र के लिए नैतिकता बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि आज मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई अगर नहीं लड़ी गई तो तय है आने वाले समय में जो है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण जो आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। तो क्यों ना इस भविष्य की लड़ाई को बेहतर करें, एक कीमती वोट बहुत सोच समझ कर अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से दें। जैसे कि हमारे आदर्श भैया ने कहा कि भाई अगर हम वोट दे रहे हैं तो हम ये भी तो पता होना चाहिए कि हम दे क्यों रहे हैं, और अगर हमने चुना तो हमारे 5 साल या तो गर्त में जाएंगे या तो भविष्य सुनहरा होगा। तो चलिए इसके साथ मैं विराम लेना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।